हेलो दोस्तों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं और आपके सामने हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो आपके एग्ज़ाम में छपेंगे दोस्तों। और तब तक हमारे साथ में बने रहे और और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी बहुत लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर लाइक नहीं कर सकते हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हमें अच्छा लगता है डिसलाइक भी करना और लाइक भी करना। ठीक है दोस्तों। और आज के लिए हमारे लिए मोटिवेशनल लाइन है कि नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, अगर सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज इस मोटिवेशनल की लाइन से और हम आगे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक आप मेरे साथ में बने रहें। और आपके सामने आपका पहला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है दोस्तों। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पंडित नेहरू जी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सरदार पटेल को, या चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा हीरालाल शास्त्री को। तो एकीकरण का श्रेय हमारा सरदार पटेल को दिया जाता है दोस्तों। इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट होगा दोस्तों। और आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, और उसमें लिखा गया है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा पोखरण जैसलमेर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा फलवंदी जोधपुर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कोलायत बीकानेर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उदयपुर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पोखरण जैसलमेर। परमाणु का विस्फोट किस स्थान पर किया गया था, तो पोखरण जैसलमेर में किया गया था दोस्तों। और जोधपुर से एक बात याद रखनी दोस्तों, और जोधपुर में हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग है, और जिसके निर्माता राव जोधा हैं, और समय 12 मई 1459 को बार शनिवार के दिन किया गया था, जिसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। और इसकी आकृति मोर के समान है दोस्तों, और इसका उपनाम है मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि और मिहिरगढ़। ठीक है दोस्तों। इसमें प्रवेश द्वार पर दो पोल है दोस्तों प्रमुख। जो जय पोल है वो उत्तर पूर्व से मानसिंह द्वारा 1808 में निर्मित है, और फतेह पोल है जो दक्षिण पश्चिम में अजीत सिंह द्वारा 1707 में निर्मित है। और यहाँ पर एक मोस्ट बात जरूर याद ध्यान रखना दोस्तों कि मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में, और जो 10 खंभों की छतरी है और बुरे खा की मजाज भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर एक तोप है किलकिला तोप राजा अजीत सिंह द्वारा अहमदाबाद में बनवाई गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते और तीसरे प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, और जिसमें लिखा हुआ है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सरदार हरलाल को, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा घनश्याम दास बिरला को, या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा राधा कृष्ण को। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को, या फिर 26 जनवरी को, या फिर 30 मार्च को, या फिर 28 दिसंबर को। तो राजस्थान का स्थापना दिवस हमारा 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। एक बात ज़रूर याद रखना कि दोस्तों दिवस से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे दोस्तों, और इस बात को ध्यान में रखते हुए दिवस के बारे में ज़रूर पढ़ते रहना दोस्तों, और हम भी आपको जितना हो सके इतना बताते रहेंगे दोस्तों। और पांचवा प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कांठल, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा भाकर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा गिरवा, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा मेवल। तो हम डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल के नाम से जानते हैं दोस्तों। गिरवा उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों के क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है दोस्तों। और भाकर सिरोही के आसपास की क्षेत्र की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे तक बने रहे, जो और बात करेंगे हम आगे। जो छठा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा लूनी नदी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा बनास, और तीसरा दे रखा हमारा चंबल, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा माही। तो इसमें से हमारा राजस्थान
में सॉरी दोस्तों, राज्य में मिट्टी का अम्लनालिका अपरदन किस नदी से होता है? तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चंबल। चंबल नदी से अम्लनालिका का अपरदन होता है दोस्तों। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रवेश द्वार खादू गांव बांसवाड़ा से है। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो हमारा 7वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि, और जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण घटक कौन से? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा तापक्रम, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा आर्द्रता व वर्षा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वायुदाब, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उक्त सभी। तो इसमें से हमारा किसी भी स्थान की जलवायु की निर्धारण घटक कौन कौन से है? तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से तो पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, और आपके हिसाब से भी राइट होगा दोस्तों। इसमें से हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे तक बने रहे मेरे साथ में, और भी आप प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो हमारा 8वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुसंधान पर दिया जाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारे केंद्रीय योजना आयोग पर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारे केंद्रीय वित्त आयोग पर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा राज्य वित्त आयोग पर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा राज्य योजना आयोग पर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है। इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन जो हमारा राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और निम्न में से नीली क्रांति से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा उर्वरक उत्पादन से, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा दुग्ध उत्पादन से, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मत्स्य उत्पादन से, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा दलहन से। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति से संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन संबंधित है दोस्तों। इसमें से हमारा ये तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसप्रिंट है, दूसरा और तीसरा आगे पीछे लिख दिया, कृपया अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो और आप लाइक कमेंट नहीं करते हो। और 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मक्का, दूसरा दे रखा बाजरा, दूसरा दे रखा ज्वार, और तीसरा दे रखा जौ, और चौथा दे रखा हमारा बाजरा। तो इसमें से कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो हमारा सही ऑप्शन हो, और हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है मक्का। और मक्का के बारे में भी महत्वपूर्ण बात है, मक्का मूलतः अमेरिकन पौधा होता है दोस्तों। मक्के के हरे चारे को साइलेज कहते हैं। मक्का में एक रोग होता है जिसका नाम है भूरा धब्बा रोग। ये सर्वाधिक मात्रा में भीलवाड़ा में पाया जाता है दोस्तों। और भी देखें तो राजसमंद, उदयपुर और बांसवाड़ा में भी पाया जाता है। मोटे अनाजों की रानी मक्का है, और मोटे अनाजों का राजा ज्वार को कहा जाता है। जिसकी मक्का की किस्में है दोस्तों माही धवल और माही कंचन। और मक्का का अनुसंधान केंद्र बोखर बांसवाड़ा को माना जाता है। मक्के का विकास रात को 80% होता है और दिन को 20% होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में, और आगे तक जितना हो सकेगा हमारे से इतना ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। और जो हमारा 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा दूध से, या दूसरा ऑप्शन दे रखा सरसों से, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा खाद्य पदार्थ से, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा झींगा मछली से। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों खाद्य पदार्थ से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य पदार्थ से संबंधित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम। जो 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश या प्रतिशत में है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 1.6%, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 1.8%, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 1.00%, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा 2.00%। तो विश्व की जनसंख्या में हमारा तीसरा ऑप्शन है जो राइट होता है यहाँ पे 1.00% अंक है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि
पन्नालाल बारापाल केनाल के जल का स्रोत है जवाई बांध या पिचियाई बांध या फिर हरी के बैराज बांध या फिर चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा राणा प्रताप सागर बांध। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा हरी के बैराज बांध। पन्नालाल बारापाल केनाल के जल का स्रोत है तो हरी के बैराज बांध, इसमें तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 14वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि राज्य का एकमात्र बांध कौन सा है जिसकी सिंचाई होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा हमारा गांधी सागर बांध, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कोटा बैराज बांध, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जवाई सागर बांध, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा राणा प्रताप सागर बांध। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कोटा बैराज सागर एकमात्र बांध है जिसकी अधिक सिंचाई होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा जयपुर, दूसरा दे रखा हमारा कोटा, तीसरा दे रखा हमारा सीकर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अलवर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अलवर तथा भरतपुर में मेवाती बोली का प्रचलन अधिक है दोस्तों। जयपुर और सीकर में ढूंढाती बोली, और कोटा में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में हाड़ौती बोली का प्रचलन है दोस्तों। यह जिले इनसे संबंधित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा महिपाल, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वत्स राजा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा नागबड़ द्वितीय, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों महिपाल। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट होता है दोस्तों। 16वें का पहला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। तो महिपाल के दरबार में कवि राजशेखर थे। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा चित्तौड़गढ़, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कुंभलगढ़, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा रणथंभौर दुर्ग, और ना तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा रणथंभौर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगन मौर्य ने निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बेड़च और गंभीरी नदी पर स्थित है। और आगे बढ़ते दोस्तों, और हमारा 18वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा हमारा 1616, और दूसरा ऑप्शन दे रखा 1615, और तीसरा दे रखा 1619, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा 1617। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1615। ये हमारा ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और सर टॉमस रो दिसंबर 1615 में अजमेर आया था। उसने 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात इतनी याद रखना इस प्रश्न में। और जो हमारा 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। दिसंबर 1820, या फिर जनवरी 1821, या फिर नवंबर 1820, या फिर नवंबर 1818 में। तो इसमें से हमारा नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई। नवंबर 1818 में स्थापित की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते दोस्तों, और जो 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। 1931 ईस्वी में, या फिर 1933 ईस्वी में, या फिर 1932 ईस्वी में, या फिर 1934 ईस्वी में। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों हमारे 1934 में की गई थी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो 21वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा हमारा मंजीरा, दूसरा दे रखा हमारा ढोलक, और तीसरा दे रखा हमारा रमजोल, और चौथा दे रखा हमारा खड़ताल। तो इसमें से हमारा जो ढोलक है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों।
नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं और है में बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये नहीं है। और गहन वाद्य यंत्र कौन से है, तो मंजीरा, रमझोल, खड़ताल, ये हमारे गहन वाद्य यंत्र है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 22वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा टोक टुडाड़ी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पाली में बांगड़ी बोली, और बारा में हड़ौती बोली, और करौली में मेवाती बोली। तो इसमें हमारा टोक में ढूंढाड़ी बोली, टोक, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें हमारी टोक में हमारी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, पाली में बांगड़ी बोली नहीं बोली जाती है। जो बांगड़ी बोली है वो पाली में मारवाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पाली में मारवाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, मारवाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और बारह में हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हड़ौती बोली का प्रयोग किया जाता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा करौली, इसमें मेवाती बोली का प्रचलन किया जाता है। इसमें से हमारा गलत युग्म होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है वो हमारा गलत है दोस्तों। जो पाली बोली है वो मारवाड़ी में बोली जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 23वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, और जिसमें लिखा गया है कि भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सीकर, दूसरा दे रखा हमारा अजमेर, और तीसरा दे रखा हमारा दिल्ली, और चौथा दे रखा हमारा मुंबई। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मक्का का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। मक्की के नाम से हमारा अजमेर शहर प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मक्के के बारे में आगे बहुत महत्वपूर्ण बात की थी थोड़ी देर पहले, और आगे बढ़ते हैं। जिसमें हमारा 24वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा दिलवाड़ा मंदिर, ये तो सिरोही में स्थित है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा रणछोड़ मंदिर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा किराड़ू मंदिर, ये बाड़मेर में स्थित है। और ये चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा बाणदेवरा मंदिर। इसमें से हमारा किराड़ू मंदिर बाड़मेर में राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें से 24वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते, जो 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा दिलवाड़ा, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा टोक, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अजमेर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा सिरोही। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में नवाबों की नगरी टोक को कहा जाता है। और राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछे तो टोक थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बताइए, इसका अध्यक्ष कौन है थे। अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता थे, या फिर सितंबर में 1938 में बलवंत सिंह मेहता थे। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मार्च 1938 माणिक्य लाल वर्मा थे। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अप्रैल 1938 भूरेलाल ब्याह थे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता थे। इसमें हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों वो राइट होता है 26वें प्रश्न का। और आगे बढ़ते, और जो हमारा 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा हमारा पंडित हीरालाल शास्त्री, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा विजय सिंह पथिक, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा माणिक्यलाल वर्मा, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा जय नारायण व्यास। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर का, पंचीड़ा नामक से लोकप्रिय गीत की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है, तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है दोस्तों। और हमारा 28वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अगर किसी को भी हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। दबा के लाइक करो, दबा के कमेंट करो, और दबा के सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी लगे कि हम वीडियो बना रहे वो लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा 28वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि 1919 में ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा दिल्ली, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अजमेर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वर्धा, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा
साबरमती। तो इसमें से हमारा 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी दोस्तों। इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन है वो राइट होता है। जो 29वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने फेंकने का काम कौन करेगा, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा जमनालाल बजाज, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा केसरी सिंह बारठ, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अर्जुन लाल सेठी, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा प्रताप सिंह बारहट। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने फेंकने का काम कौन करेगा। तो इसमें से हमारा अर्जुनलाल सेठी द्वारा यह कथन कहा गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने 30वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सीकर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जोधपुर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जैसलमेर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा बाड़मेर। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में। युद्ध संग्रहालय की स्थापना जैसलमेर में की गई थी दोस्तों। जैसलमेर से एक बात याद रखना कि जैसलमेर में पटवों की हवेली, नटमल की हवेली, सालिमिन मेहता की हवेली, ये जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। और जोधपुर में एक बात याद रखना कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण राज योद्धा द्वारा 12 मई 1459 को करवाया गया था दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, इसमें इतनी सी बात याद रखनी। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा झालरापाटन, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा केशोराय पाटन, और तीसरा ऑप्शन दे रखा मंडोर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा डी। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़ को कहा जाता है दोस्तों। इसमें से झालरापाटन ये झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। सबसे पहले वर्षा झालावाड़ में होती है दोस्तों, इतनी सी बात भी याद रखना है इसमें। और हमारा 32वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 66.1, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 62%, और तीसरा ऑप्शन दे रखा 61.4%, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा 64%। तो इसमें से हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है तो 61.1% है दोस्तों। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते और बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। जो 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के किस राज्य के साथ यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 17 फरवरी 2024 को राजस्थान ने किस राज्य के साथ यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र के साथ मिलकर किया। तो इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन है जो हरियाणा ने किया था। दूसरा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है। यहाँ ऊपर थोड़ा छोटा मोटा मिस प्रिंट होता रहता है दोस्तों, वो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। जो हमारा 34वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि राष्ट्रीय बीज मसला अनुसंधान केंद्र स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा लालगढ़ बीकानेर, दूसरा दे रखा हमारा सेवर भरतपुर, और तीसरा दे रखा हमारा दुर्गापुर जयपुर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा TBG अजमेर। तो इसमें राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र पूछे तो TBG अजमेर में स्थित है दोस्तों। ये हमारा चौथा ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार 2001 तथा 2011 के दौरान राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत दशे के परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन दे रखा 19.0%, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 29.0%, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 21.3%, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा 23.3%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो राइट होता है 21.3% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं।
और आपके सामने 36वां प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा बाड़मेर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जयपुर, और तीसरा दे रखा हमारा बीकानेर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा जोधपुर। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जयपुर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो जयपुर को माना जाता है दोस्तों। और हमारा 37वां प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा झालावाड़, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा चित्तौड़गढ़, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सवाई माधोपुर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा कोटा और बूंदी में। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों। अगर किसी दोस्त को मतलब इस प्रश्न का ऑप्शन आता है तो वो लाइक कमेंट ज़रूर कर सकता है दोस्तों। वीडियो हम इतनी अच्छी बनाते हैं और कोई कमेंट ही नहीं करता है तो अच्छा नहीं लगता है क्या। इसमें से हमारा 37वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहर सागर बांध है वो कोटा और बूंदी में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 38वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। परवन बृहद सिंचाई परियोजना निर्मित है, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा झालावाड़, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा बारा, तीसरा ऑप्शन दे रखा कोटा, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा बूंदी। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों झालावाड़। इस ऑप्शन को हम राइट मानेंगे दोस्तों। 38वां ऑप्शन हमारा राइट होगा। और आगे बढ़ते और आगे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तब तक आप मेरे साथ में बने रहे। जो हमारा 39वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कोटा, दूसरा दे रखा हमारा झालावाड़, और तीसरा दे रखा हमारा बारा, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा सवाई माधोपुर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इसमें से हमारा 12 जो 12 ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। 39वें प्रश्न का चंबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है तो 12 में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और इसी ऑप्शन के आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 40वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा जयपुर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पाली, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सीकर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अजमेर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फेल्सपार अधिकतम उत्पादन कौन सा करता है तो अजमेर करता है। इसमें चौथा मैगजीन का किला पूछे तो दोस्तों वो अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने जो आपका प्रश्न है वो 41 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है कि पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा स्थान है। पेट्रोल उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। जो हमारा 42वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करें। और सभी दोस्त अपने मतलब व्हाट्सअप स्टेटस पर हमारी क्लास ज़रूर लगाए, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका और हमारा सपोर्ट रहेगा तो हम और भी इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। और जो हमारा 42वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 1952, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 1965, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 1955, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा 1971। तो इसमें से हमारा 1955 ईस्वी में वित्त RFC की स्थापना की गई थी दोस्तों। और राजस्थान वित्त कमीशन का गठन 17 जनवरी 1955 को हुआ था दोस्तों। 17 जनवरी 1955, ये डेट ज़रूर याद रखना। ये डेट एग्ज़ाम में आ भी सकती है दोस्तों।
और जो हमारा 43वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लोटाग्राम किस जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा जोधपुर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा बाड़मेर, और तीसरा दे रखा हमारा जालोर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा बीकानेर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों जालोर हो जाएगा, खेतला उद्योग ना। प्रश्न एक बार वापस पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि खेतला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो जालोर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो हमारा 44वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। पहली या फिर ऑप्शन दे रखा है हमारा तीसरी, या फिर सातवीं, या फिर पाँचवीं। तो राजस्थान के जिला उद्योग केंद्र की स्थापना पंचवर्षीय की गई थी। तो दोस्तों इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो पाँचवीं केंद्र। ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा राइट होता है। इतनी देर में पानी पी लेता हूँ। और जो आपका प्रश्न है वो स्क्रीन पर है, और आपको आता है तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। जो हमारा 45वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 राजस्थान में किस जिले को जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा जयपुर, बीकानेर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जैसलमेर और झुंझुनू, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा भरतपुर और जयपुर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा जयपुर और आगरा। तो इसमें से हमारा 11 है जो किन जिलों को जोड़ता है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर और झुंझुनू हमारा राइट होता है। और NH 11 जैसलमेर के निकट NH 68 से प्रारंभ होकर पोखरण, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, झुंझुनू, चिड़वा तक NH 352 तक इसका विस्तार है। और NH 11 राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH 11 है जो राज्य का लंबा राजमार्ग है। ये बात जरूर याद रखना, राज्य का लंबा राजमार्ग पूछे तो NH 11 दोस्तों, और राज्य का सबसे व्यस्त पूछे तो NH 48। फिलहाल में इसका नाम NH 48 किया गया दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें हमारा 46वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 18 रियासत 4 ठिकाने, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 14 रियासत और 6 ठिकाने, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 17 रियासत और 3 ठिकाने, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा 19 रियासत और 3 ठिकाने। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासत एवं 3 ठिकाने थी दोस्तों, जिसमें फर्स्ट ठिकाना कुशलगढ़ था, दूसरा लावा था, और तीसरा निमराना था दोस्तों। ठीक है, ये बात भी याद रखना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। हमारे 47वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। ढोला मारूरी बात, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा नरसी रो मायरो, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हेलो माइड्रो, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा मरवाणी। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन हो, सॉरी दोस्त, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। अभियान चलाया गया था तो हेलो माइंड्रो के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इंसान से ही गलती हो, थोड़ी बहुत गलती हो तो एडजस्ट कर लेना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और जो हमारा 48वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जालोर, और दूसरा ऑप्शन है इसमें जयपुर,
और तीसरा ऑप्शन है सिरोही और चौथा ऑप्शन है नागौर। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो इसमें से हमारा सिरोही ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। और जो हमारा 49वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया, बूंदी तथा झालावाड़ में। दूसरा ऑप्शन है हमारा शाहपुरा में, और तीसरा ऑप्शन है हमारा धौलपुर और करौली में, और चौथा ऑप्शन है हमारा जोधपुर में। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, धौलपुर तथा करौली में। और इसमें से एक बात और याद रखना दोस्तों कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी। यह राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है एवं भरतपुर संभाग का दूसरा टाइगर रिजर्व है। और वर्तमान में टाइगर रिजर्व पूछे तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व रणथंबोर टाइगर रिजर्व, और दूसरा हमारा सरिस्का टील्स टाइगर रिजर्व, और तीसरा हमारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और चौथा है हमारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और पांचवा है हमारा धौलपुर और करौली टाइगर रिजर्व। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जो हमारा अंतिम कड़ी पर प्रश्न आ चुका है, जिसका नाम है राजस्थान सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा दी जाने वाली राशि है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा 20,000, और दूसरा ऑप्शन दे रहेगा हमारा 40,000, या फिर तीसरा ऑप्शन दे रहेगा हमारा 21,000, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारा 50,000। तो इसमें से राजस्थान सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा दी जाने वाली राशि तो 21,000 ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए रोज़ करंट के 10 प्रश्न लेके आएंगे, और अगर करंट के क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किस राज्य सरकार ने स्तंभ कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सहायक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा पंजाब, दूसरा दे रखा हमारा हरियाणा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा राजस्थान, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसमें से सवेरा कार्यक्रम पूछे तो हरियाणा में दूसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट होता दोस्तों। और आगे बढ़ते और जो हमारा 52वां प्रश्न है, जो हमारा करंट का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष। तो शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 के सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष निर्धारित की दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन दूसरा राइट होता है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 53वां प्रश्न है वो करंट का है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया। गृह मंत्रालय के साथ, या फिर शिक्षा मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है जो शिक्षा मंत्रालय। हमारा चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट के नाम से अभियान शुरू किया दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 53वां प्रश्न है दोस्तों, ये 53 दो बार आ गए दोस्तों, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट है ये, और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना दोस्तों। जिसमें हमारा 54वां प्रश्न है, इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट के आधारशिला किस राज्य में रखी गई। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा केरल, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा तमिलनाडु, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मिजोरम, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं
और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा 54वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई 15 पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा ऐतिहासिक स्मारक से, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पशु कल्याण से, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पर्यावरण संरक्षण से, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उपयुक्त सभी। तो हाल ही में समाचारों में देखी गई मंत्रा, जिससे पशु कल्याण ऑप्शन हमारा है जो राइट होता है। अगर पशु परिचय की जो भी तैयारी करता है वो दोस्त मतलब इस वीडियो को देखे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपको करंट के बारे में 10-10 प्रश्न रोज़ हल करवाते रहेंगे। अगर हो सकेगा 10 से 20 भी करवाएंगे, पर लाइक कमेंट जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारा 55वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि हाल ही में किस राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के रद्द करने का निर्णय लिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा है केरल, और चौथा है दोस्तों तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मुस्लिम विवाह से तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 रद्द करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें से ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों, असम में निर्णय लिया गया 1935 के तहत। और 56वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कुल से कर पट्टिनम स्पेसपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया कि किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा बेंगलुरु, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा तमिलनाडु, और तीसरा दे रखा हमारा केरल, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा पंजाब। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट होता दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो 57वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया BioTRIG क्या है। फसल से कीट हटाने की तकनीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा टेक सफाई रिपोर्ट है, या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है, या फिर चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया BioTRIG तो अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो 58वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल वीकेंड अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए। फर्स्ट ऑप्शन है 96 करोड़, दूसरा ऑप्शन है हमारा 100 करोड़, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 125 करोड़, और चौथा ऑप्शन है हमारा 150 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये ऑप्शन हमारा कितने करोड़ मंजूर किए। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन चौथा वो दोस्तों राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते और प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जो हमारा 59वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन 1 मार्च, दूसरा है 2 मार्च, तीसरा है 3 मार्च, और चौथा है 4 मार्च। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हमारा 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। BSTC परीक्षा में दिवस से ज़रूर ही प्रश्न आएगा। एक प्रश्न दिवस का फिक्स है दोस्तों, दिवस के बारे में किसी भी चीज़ को रट्टा मार ले दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 60वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है दोस्तों। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, या फिर 4 मार्च। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे जो प्रश्न आने वाले वो हमारे शिक्षण अभिरुचि के बारे में प्रश्न है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और शिक्षण अभिरुचि का पहला प्रश्न है, इसमें लिखा गया है कि उत्तम शिक्षा में कौन सा घटक होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा शिक्षण उपचारात्मक हो, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा शिक्षण अभिप्रेरणात्मक हो, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा शिक्षण ज्ञानात्मक हो, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा शिक्षण सिद्धांतात्मक हो। तो इसमें से हमारा उत्तम शिक्षा में कौन सा घटक होना चाहिए। तो शिक्षण
अभिप्रेरणात्मक हो। ये ऑप्शन हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। बने रहे मेरे साथ में और आगे बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। और दूसरा प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों में उत्पन्न होना चाहिए आत्मविश्वास या फिर अतिविश्वास या फिर उद्देश्याधारित परिवर्तन या फिर सकारात्मक परिवर्तन। तो शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों में उत्पन्न होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें हमारा उद्देश्याधारित परिवर्तन जो तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान पर रहेगा फर्स्ट मूल्यांकन, दूसरा श्यामपट्टन और तीसरा पुनरावृत्ति और चौथा हमारा विकासात्मक कार्य। इसमें हमारा शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान पर रहेगा तो दोस्तों मूल्यांकन रहेगा। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि एक ऐसी विषय है जिसमें हमारा 99% पॉजिटिव उत्तर देना हो, 99% पॉजिटिव उत्तर देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अधिगम के द्वारा विद्यार्थियों कर सकेगा, क्या कर सकेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, दूसरा सक्रियता, तीसरा हमारा समस्या समाधान और चौथा हमारा परिपक्व कार्य। तो अधिगम के दौरान क्या कर सकेगा, तो दोस्तों इसमें से हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा समस्या का समाधान ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अधिगम विद्यार्थियों के किस पक्षों को सर्वाधिक बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन विवेक को, दूसरा ऑप्शन व्यवहार को, और तीसरा ऑप्शन है हमारा कार्य प्रणाली को और चौथा ऑप्शन है हमारा चयन प्रक्रिया को। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों व्यवहार को। अधिगम विद्यार्थी में किस पक्षों को बदलता है, तो व्यवहार को बदलता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा छठा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि छोटे बच्चों के अधिगम का सबसे अच्छा तरीका होता है पहला है रटकर सीखना, दूसरा करके सीखना और तीसरा अवलोकन से और चौथा अनुभव से सीखना। तो छोटे बच्चों के अधिगम का सही होता तो दोस्तों इसमें करके सीखना, ये ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और जो सातवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कक्षा में विद्यार्थी कब तक नहीं सीख पाता, जब तक शिक्षक उन्हें पढ़ाए या फिर जब तक उन्हें स्वयं तत्पर न हो या फिर जब तक उन्हें इनाम का इलाज ना मिले, लालच ना मिले। और चौथा ऑप्शन है हमारा शिक्षक अनुशासित करे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जब तक वह स्वयं तत्पर न हो, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बात करते हैं। जो आठवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दोस्तों आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जब तक शिक्षक पढ़ाए नहीं ना, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे प्रधानाध्यापक के पुत्र हो या फिर जो सभी अन्य खिलाड़ियों में श्रेष्ठ हो, और तीसरा ऑप्शन है जो उम्र में सबसे बड़ा हो, और चौथा ऑप्शन है हमारा जो अच्छा खेलता हो। तो इसमें से हमारा पॉजिटिव उत्तर होगा दोस्तों जो अन्य सभी खिलाड़ियों में श्रेष्ठ हो, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और जो हमारा 9वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कक्षा में नेता के अनुरूप नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण हो तो पहला ऑप्शन है हमारा छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, छात्र आपको गाली देंगे, और तीसरा ऑप्शन है हमारा छात्र आपकी बात मानेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों, आप छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और 10वें प्रश्न में लिखा गया है कि नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है पर्याप्त धन, और दूसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक परिपक्वता, और तीसरा ऑप्शन है हमारा उच्च बौद्धिक योग्यता, और चौथा ऑप्शन है हमारा सुंदरता। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो सामाजिक परिपक्वता, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, और हम आगे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जो हमारा 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अपने विषय का ज्ञाता हो, और दूसरा ऑप्शन दे रखा उसकी रुचियों में विविधता हो, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा वह खेल कूद में भी भाग लेने वाला हो। तो इसमें एक नेता के रूप में हम छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक उसकी रुचियों पर विविधता करें। मतलब बालक की रुचि होगी तो ही मतलब वो कुछ कर सकेगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम। जो हमारा 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि यदि किसी नेता में उत्साह की कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इस कथन से आप क्या सहमत है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा असहमत, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा आंशिक असहमत, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पूर्ण असहमत, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा संभव असहमत। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों, पूर्ण सहमत है दोस्तों। प्रश्न चिन्ह पर क्या करेंगे? पूर्ण सहमत है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट ज़रूर करे, और ये पीडीएफ अगर कमेंट आएंगे तो उसके हिसाब से हम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा 13वां प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक एक नेता के रूप में अति आशावादिता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सदैव, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कभी नहीं, और तीसरा दे रखा हमारा प्राय, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा संभवतः। तो शिक्षक एक नेता के रूप में अति आशावादिता होना चाहिए, कभी नहीं। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है यहाँ पे, ये पॉजिटिव उत्तर है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 14वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ दुर्व्यवहार करे, या फिर उनके रुपये उधार दे, या फिर उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उनके घर जाया करे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सफल नेता के साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सदैव, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कभी नहीं, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा प्राय, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा नहीं। तो सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच होता है, तो इसमें से हमारा कभी नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है, और ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनशील में किसी नवीन मौलिक विचार का और सहाचार का अनोखा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा प्रतिबोध, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा संबंध, और तीसरा दे रखा हमारा अवबोध, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अबोध। और दोस्तों इसमें से हमारा सृजनशील में किसी नवीन मौलिक विचार का और सहचार्य का अनोखा होता है तो प्रतिबोध, इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनशील बच्चे किसकी पोशाक पहनना पसंद करेंगे दूसरों से अलग। दूसरा ऑप्शन है हमारा नई, तीसरा है हमारा मनपसंद, और चौथा हमारा गणवेश। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरों से अलग। सृजनशील बच्चे दूसरों से अलग पहनना पसंद करेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 18वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अविस्तार, दूसरा हमारा सविस्तार, तीसरा हमारा व्यापक, और चौथा हमारा विलंब। तो इसमें से हमारा किस चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक करेगा तो सुविस्तार करेगा दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है दोस्तों, सुविस्तार। और आगे बढ़ते। और जो हमारा 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि इतनी देर में पानी पी लेता हूँ, आप इस प्रश्न को पढ़ लें। अगर प्रश्न का उत्तर आता है वो कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, जो हमारा 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, और उसमें लिखा गया है कि सृजनशील आपको कार्यों को करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रदर्शन, दूसरा हमारा छिपाव, और तीसरा हमारा संकलन, और चौथा हमारा प्रसार। तो सृजनशील आपको कार्यों का करता है तो प्रदर्शन करता है दोस्तों, ये हमारा पहला ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बालक द्वारा स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा करना चाहिए। फर्स्ट में दे रखा ऑप्शन हमारा प्रोत्साहित, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मूल्यांकन, और तीसरा दे रखा हमारा प्रोत्साहित, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा प्रशंसित। तो इसमें से पहला ऑप्शन है जो हमारा प्रोत्साहित, वो ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और हम 21वां प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो शिक्षक द्वारा बालक की कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना चाहिए, तो इसमें से हमारा 3 परिवर्तन होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 22वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है, ज्ञान देना या फिर अवबोध देना या फिर ज्ञान प्रयोग व कौशल देना या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा पॉजिटिव उत्तर होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 23वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, एक बार इसको पढ़ ले। मूल्यांकन की किस तरह की प्रक्रिया है, सतत या फिर छदम या फिर रुकने वाले, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा गतिमान। तो इसमें से हमारा मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया जो सतत है, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और 24वां प्रश्न है उसका 24वां प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है। पहला ऑप्शन है हमारा सामान्य, और दूसरा ऑप्शन है हमारा आत्मवेशी, और तीसरा ऑप्शन है हमारा समावेशी, और चौथा ऑप्शन है हमारा समन्वित। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों समावेशी। तीसरा ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों, समावेशी। मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन है जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आपके विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाले हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है और अथवा नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है दोस्तों, पूर्ण सहमत है या फिर प्राय या फिर संभवत या फिर असहमत है। यहाँ हमारा पूर्ण सहमत है, पहला ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा 26वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। इस कथन से आप क्या सहमत है दोस्तों, या फिर असहमत है, या फिर प्राय, या फिर पूर्ण असहमत है दोस्तों। कि इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा असहमत है दोस्तों, असहमत। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो ऐसी नहीं है कि इस कथन से आप तक कहाँ तक सहमत है। तो इसमें से हमारा मेरे हिसाब से तो दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर गलत है मतलब गलत है या सही है वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से आप कभी कितने सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, या फिर संभावत है, या फिर असहमत है, या फिर प्राय। तो इसमें से हमारा बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है, इस कथन से हम असहमत हैं दोस्तों। इसमें ये तीसरा ऑप्शन है जो हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो 28वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जो शिक्षक अपने विचारों को छात्र तथा कुशलतापूर्वक पहुँचा पाते छात्र उन्हें पसंद करते हैं, इसी संबंध में आपकी क्या राय। पहला ऑप्शन है हमारा ठीक, दूसरा ऑप्शन यह ठीक नहीं है, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्राय या फिर संभव है। तो यह पहला ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों, ठीक है। जो शिक्षक अपने विचारों को छात्र तक कुशलतापूर्वक पहुँचा
पाते हैं उन्हें हम पसंद करते हैं। यह हाँ ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते, जो 29वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि विचार ग्रहण करने के लिए समप्रेक्षी की शारीरिक अनुपस्थिति की पर्याप्त है। यह कथन सत्य नहीं है, कथन आंशिक सत्य, या फिर यह कथन सत्य, या फिर यह कथन संभवत है। तो इसमें से हमारा विचार ग्रहण करने की संप्रेक्षण की शारीरिक उपस्थिति की पर्याप्त है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। यह कथन सत्य नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 30वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि संप्रेक्षण की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा ये सत्य नहीं है, या फिर ये सत्य है, या फिर कुछ सत्य है, या फिर संभवत ऐसा है। तो दोस्तों इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों यह सत्य। संप्रेक्षण की वाणी आरोहता अवरोह विचार संचार का उद्देश्य मूलक बनाते हैं, यह सत्य है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा 31वां प्रश्न है दोस्तों, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि सफल व सार्थक संप्रेक्षण में अध्यापक को मिलता है धन, यश, या फिर प्रशंसा, या फिर आत्मसंतोष। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है वो राइट होता है दोस्तों, आत्मसंतोष मिलता है अध्यापक को। और आगे बढ़ते हैं, और 32वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि संप्रेक्षण कला सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती। आप कहाँ तक इस कथन को सहमत है? पूर्ण सहमत है, या फिर पूर्ण असहमत है, या फिर अनिश्चित है, या फिर कभी नहीं, कभी कभी। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन पूर्ण सहमत है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अध्यापक अपने संप्रेक्षण को प्रभावी बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जोर जोर से बोलकर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सहायक सामग्री द्वारा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा प्रश्नोत्तर द्वारा, चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा परीक्षा द्वारा। तो इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन है सहायक सामग्री द्वारा अध्यापक संप्रेक्षण को प्रभावी बनाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते और बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। जो हमारा 34वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बहुत प्रयास व कठिनाई के बाद आपकी नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में हुई, जबकि आप उतनी अच्छी शिक्षा नहीं जानते, आप क्या करेंगे? परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा, या फिर विद्यालय में नौकरी नहीं करूंगा, या फिर साहस से कार्य लूँगा, या फिर किसी दूसरे विद्यालय में नियुक्ति के लिए प्रयास करूँगा। तो हम परिश्रम करके अंग्रेजी सीखूंगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें 35वां प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है कि अजमेर से युवक युवतियाँ प्रतिदिन अध्यापन कार्य के नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में आते जाते हैं। इसकी आप क्या राय है, कारण है? उन्हें छोटे शहर में रहना पसंद नहीं, उनका अजमेर में घर नहीं, वे सुबह शाम अजमेर में अन्य काम कर लेते, या फिर उन्हें आने जाने में आनंद आता है। तो उनका अजमेर में घर नहीं। इसमें से हमारा पॉजिटिव उत्तर होगा दोस्तों, अजमेर में घर नहीं, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो 36वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसको शिक्षक के लिए सम्मान, या फिर धन, या फिर उन्नति के अवसर, या फिर छुट्टियाँ। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सम्मान। शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय, इसके लिए सम्मान। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव उत्तर है, वो हमारा राइट होता है। और हमारा 37वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत है कि व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को गंभीरता के साथ लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा पूर्ण सहमत, दूसरा दे रखा हमारा असहमत, दूसरा दे रखा हमारा पहला ऑप्शन दे रखा हमारा एक बार वापस पढ़ता हूँ दोस्तों प्रश्न को। क्या आप इस बात को सहमत है कि व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को गंभीरता के साथ नहीं लेते? पहला ऑप्शन दे रखा हमारा पूर्ण सहमत, दूसरा ऑप्शन दे रखा पूर्ण असहमत, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा आंशिक सहमत, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा संभवत। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों पूर्ण सहमत, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं,
और जो हमारा 38वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि भौतिक युग में शिक्षक को भी किसी न किसी प्रकार की अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है सही, दूसरा ऑप्शन है केवल उचित साधनों से, या फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा असहमत, और चौथा ऑप्शन है हमारा आंशिक सहमत। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, केवल उचित साधनों से। और आगे बढ़ते हैं, जो 39वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बालक के लिए आज केवल विद्यालय शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसे अन्य साधनों से भी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर मिलने चाहिए। क्या आपकी राय है? कथन कुछ सत्य है, या फिर संभवत है, या फिर केवल विद्यार्थी ही शिक्षा दे सकता है, या फिर पूर्ण सत्य है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यह पूर्ण सत्य कथन है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 40वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। आपकी वेतनमानों के संबंध में क्या राय है? अभी बहुत कम, दूसरा ऑप्शन है कुछ कुछ ठीक है, या फिर तीसरा ऑप्शन है काफ़ी अच्छे, या फिर वेतनमानों का ज्ञान नहीं है। तो इसमें से हमारा कुछ कुछ ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते दोस्तों, और 41वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आप निजी विद्यालय की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे क्योंकि पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ वेतन अच्छा मिलता है, दूसरा ऑप्शन है हमारा काम करने के लिए कहने वाला कोई नहीं है, स्थानांतरण से जगह जगह घूमने को मिलता है, चौथा ऑप्शन है हमारा उन्नति से अधिक अवसर मिलेंगे। तो अच्छी बात है दोस्तों कि चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है कि उन्नति से उत्पत्ति से अधिक अवसर मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, जो 42वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि देखा गया है कि प्रायः निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम राजकीय विद्यालयों से उत्तम रहेंगे। आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सरकारी विद्यालय में शिक्षण परिश्रम नहीं पढ़ाते, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा निजी विद्यालय में अच्छा वेतन मिलता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का स्तरण होता रहता है, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा दोनों के परिणाम प्रायः समान ही रहते हैं। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है जो दोस्तों राइट होता है यहाँ पे, इसमें लिखा गया कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक परिश्रम नहीं पढ़ाते। इस प्रश्न 42वें प्रश्न का पहला ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा 43वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि शिक्षक का कार्य केवल अपने विषय का ज्ञान देना ही नहीं वरन छात्र के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना, अतः शिक्षक को इस हेतु प्रयास करना चाहिए। आप कथन से क्या सहमत है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा पूर्ण सहमत, दूसरा दे रखा हमारा असहमत, और तीसरा दे रखा हमारा संभवत, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा आंशिक सहमत। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो हमारा राइट होता है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि पूर्ण सहमत है। और जो हमारा 44वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक के रूप में आपकी प्राथमिकता देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं के कार्यों को, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्यूशन करने की प्रेरित करने को, और तीसरा ऑप्शन है दे रखा हमारा शिक्षण को, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा विद्यालय स्वच्छता को। तो इसमें से हमारा शिक्षण को ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होता है शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे तो शिक्षक को दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा 45वां प्रश्न है वो आपको दिख रहा होगा, और चलो ठीक है अब प्रश्न को पढ़ते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इस प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षक कार्य करने में आपकी राय है? यह कथन ठीक है, या कथन तक संगत नहीं है, या फिर कथन पूर्णतः गलत है, या फिर अनिश्चित है? यहाँ पे ऑप्शन राइट होता हमारा दूसरा, कथन तक संगत नहीं है। और आगे बढ़ते, और जो 46वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सामान्य, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा है, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा क्षेत्र व्यवहार के अनुकूल, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा स्पष्ट। और इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों सामान्य। और बात करते हैं आगे, जो 47वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बालक अलग अलग समूह का सदस्य बनता है।
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मित्रता हेतु, और दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रिया हेतु, और तीसरा ऑप्शन है हमारा खेल हेतु, और चौथा ऑप्शन है हमारा परोपकार हेतु। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन राइट होता है यहाँ पर खेल हेतु। बालक को अलग समूह का सदस्य बनता है, तो खेल हेतु। जो 48वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि व्यक्ति की अपनी करती है विशेषताएं भी सामाजिक प्रस्तुतिकरण करती है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्यतः, दूसरा है प्रायः, तीसरा हमेशा, और चौथा है कभी नहीं। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, सामान्यतः, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और 49वां प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि दोस्तों स्वेदनांग के रूप में ज्ञानेंद्रिय की श्रेणी में फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा है चक्षु, चौथा है हमारा कर्णतंत्र, और चौथा है हमारा तीसरा है हमारा कर्णतंत्र, और चौथा हमारा स्पर्शांग। इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा चक्षु। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं आगे। और हमारा 50वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सामाजिक संवेदनात्मक अधिगम को आधारभूत सीढ़ी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विद्यालय प्रांगण, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रारंभिक सदस्य, और तीसरा ऑप्शन है हमारा परिवार, और चौथा ऑप्शन है हमारा सामाजिक इकाइयाँ। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों, परिवार। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम अब बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और आपका सभी स्टूडेंट से एक निवेदन है कि अपना वो व्हाट्सअप स्टेटस ज़रूर लगाए इस क्लास का। और हम इसी दौर पर आगे बढ़ते हैं। और आपका फर्स्ट प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, और जिसमें लिखा गया है कि ए स्वर का प्रकार है। पहला ऑप्शन है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा मूल स्वर, तीसरा हमारा दीर्घ स्वर, और चौथा हमारा संयुक्त स्वर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर ए स्वर का प्रकार है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि हिंदी में स्वरों की कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1, दूसरा हमारा 2, तीसरा हमारा 3, और चौथा हमारा 4। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3। जो स्वरों के कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण है, पहला ऑप्शन है अ, दूसरा है हमारा ज, और तीसरा हमारा घ, और चौथा हमारा य। तो अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि दुराशा यहाँ संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दूरधन आशा, दूसरा ऑप्शन है हमारा दूराधन सा, तीसरा ऑप्शन है हमारा दूरधन आशा, और चौथा ऑप्शन है हमारा दूरधन आशा। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूरधन आशा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि मतेक्य में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर उत्व संधि। तो मतेक्य में स्वर संधि दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और चतुरानन में समास है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा बहुब्रीहि समास, तीसरा दे रखा हमारा द्विगु समास, चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा द्वंद्व समास। तो इसमें से हमारा चतुरानन में समास है दोस्तों बहुब्रीहि समास है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आपका 7वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा लव कुश, दूसरा दे रखा भरपेट, तीसरा दे रखा त्रिभुवन, और चौथा दे रखा हमारा छत्रधारी। तो इसमें से हमारा अव्ययीभाव का समास है तो दोस्तों भरपेट अव्ययीभाव का समास है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 8वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, स्वयंवर में उपसर्ग है, सौ उपसर्ग है या फिर सम उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन है हमारा 100 उपसर्ग है या फिर स्वयं उपसर्ग है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो स्वयं होगा, स्वयं। चौथा ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा नीचे लिखा गया। और आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग रहित शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुयोग, दूसरा ऑप्शन है हमारा विदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा ईस्ट,
और चौथा ऑप्शन है हमारा अत्यधिक। तो इसमें से हमारा जो उपसर्ग रहित है वो इस उपसर्ग रहित है दोस्तों, इस। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है, तीसरा ऑप्शन। और यहाँ पर हम 20वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और 20वां प्रश्न है जो हमारा स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नी, दूसरा हमारा ई, और तीसरा हमारा दानी, और चौथा हमारा आनी प्रत्यय। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों सावधानी में ई प्रत्यय है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 21वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा आओ, दूसरा हमारा वो, तीसरा हमारा ऊ, और चौथा हमारा व। तो टिकाऊ में आओ प्रत्यय है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उच्छा, उजाला, या फिर दूसरा है उल्लू, या फिर चौथा है ओष्ठ। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो ओष्ठ है जो हमारा तत्सम शब्द है दोस्तों, ओष्ठ हमारा यहाँ पे ऑप्शन में राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 43वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि 13वां प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा हमारा राजकुमार, तीसरा हमारा लंबोदर, चौथा हमारा कमल। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों निम्न योग रूढ़ शब्द है, तो लंबोदर हमारा योग रूढ़ शब्द है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 14वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, निद्रा या फिर तंद्रा या फिर निद्रा है सोने की स्थिति में होना। सुप्ति निद्रा का सूचक तंद्रा का अर्थ होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है थोड़ी बेहोशी होना, अर्ध निद्रा होना, दूसरा ऑप्शन है हमारा अर्ध स्थिति, तीसरा ऑप्शन है हमारा अनिश्चित अवस्था, चौथा ऑप्शन है हमारा अपनी चेतना के परे होना। इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों वो राइट होता है दोस्तों, थोड़ी बेहोशी होना, अर्ध निद्रा में होना। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आसन और आसन का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा योग ध्वज, दूसरा ऑप्शन है हमारा योग ध्यान, और दूसरा ऑप्शन है हमारा निकट दूर, और तीसरा ऑप्शन है चटाई बिछुआ, और चौथा ऑप्शन है बिछौना निकट आया हुआ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन राइट होगा आसन का अर्थ होता है दोस्तों बिछौना निकट आया हुआ। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि नियत और नियत युग्म का अर्थ बताइए। इरादा या भाग्य, दूसरा ऑप्शन है इरादा निश्चित, या फिर तीसरा ऑप्शन है निश्चित इरादा, चौथा ऑप्शन है भाग्य निश्चित। तो इसमें से हमारा ऑप्शन राइट होगा वो निश्चित इरादा होगा दोस्तों। नियत और नियत का अर्थ युग्म होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि संकीर्ण का विलोम शब्द होता है संपेक्ष, संक्षेप, या फिर विस्तृण, या फिर विस्तार, या फिर विकर्ण। संकीर्ण का होता है विस्तृण दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो 18वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि उपकार शब्द का विलोम होता है उपकार, अहंकार, परोपकार या अहम। तो इसमें से हमारा उपकार का अपकार विलोम होता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। यहाँ पे 19वां प्रश्न देख रखा है जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है चांद्रा, तप, या फिर कोमदू, या फिर ज्योत्साना, या फिर मयंक। ये मयंक है जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं ऑप्शन की गलत तो नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, सही पड़ा। और जो हमारा 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया एक प्रश्न शब्द का पर्यायवाची। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा वृक्ष, दूसरा दे रखा हमारा चंद्रमा, तीसरा दे रखा हमारा पुष्प, चौथा दे रखा हमारा अग्नि। तो ये पुष्प है जो प्रश्न का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये फूल का पर्यायवाची है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 21वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि आपके अवकाश का क्या हुआ। वाक्य है संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, या इच्छावाचक, या विधिवाचक। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 22वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों,
मोर वृक्ष पर बैठा है वाक्य में कारक है संप्रदान, कर्म कारक या फिर करण कारक या फिर अधिकरण कारक। मोर वृक्ष पर बैठा है, ये तो अधिकरण कारक होगा दोस्तों, इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 23वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जो सबके लिए हो के लिए एक शब्द है सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक या सार्वदैनिक। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो सबके लिए हो वो सार्वजनिक होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 24वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाले के लिए एक शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है निरापद, दूसरा ऑप्शन है हमारा निष्पक्षता, और तीसरा ऑप्शन है हमारा तटस्थ, और चौथा ऑप्शन है हमारा दत्तचित। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तटस्थ। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। ये पढ़ने में तो दोस्तों एक जैसे ही लग रहे हैं मेरे हिसाब से तो, पर फिर भी इसमें से हमारा शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा हमारा दूसरा अतिशयोक्ति। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और एग्जाम में ये वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वाला एक क्वेश्चन जरूर हिंदी में आएगा दोस्तों, ये भी बात याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा वर्तनी की, यहाँ पे वर्तनी लिखा गया दोस्तों, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हुई है वो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनंग, दूसरा हमारा परिहास, तीसरा हमारा हास्य और चौथा हमारा व्यंग। तो इसमें से हमारा वर्तनी की अशुद्ध शब्द है तो व्यंग अशुद्ध शब्द है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी वाक्य में दोष से दोस्तों, विशेषण का, परसर्ग का या फिर क्रिया का या फिर क्रिया विशेषण का। तो इसमें से हमारा परसर्ग का वाक्य में दोष है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 28वां प्रश्न है, अब हम क्लास के लास्ट दौर पर आ चुके हैं दोस्तों, और हमारा प्रश्न भी आ चुका है 28वां। केट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना, दूसरा ऑप्शन दे रहेगा हमारा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा जानवर को दवाई देना, या फिर चौथे ऑप्शन दे रखा हमारा बड़े प्राणी को सांत्वना देना। तो इसमें से हमारा बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, ये ऑप्शन हमारा राइट। केट के मुंह में जीरा, ये ऑप्शन लोकोक्ति का ये ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते, जो हमारा 29वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है दोस्तों बेमल चीज़ों का समीक्षण, आदि चीज़ों को मिलाकर करना, एक करना, या फिर आदि चीज़ों का साथ रखना, या फिर सुमेल चीज़ों को बटोरना। तो इसमें हमारा बेमल चीज़ों का समीक्षण करना, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 30वां प्रश्न है वो हिंदी का है। इसमें लिखा गया है कि पाखंडी व्यक्ति के लिए एक मुहावरा है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिछिया के ताऊ, दूसरा हमारा माऊ के लाल, या तीसरा ऑप्शन है पतेरबाज, और चौथा ऑप्शन है बुगला भगत। तो पाखंडी व्यक्ति का ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ में हमारी क्लास यहीं तक एंड करते हैं, और भी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे, और ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप सभी ने इतनी देर हमारी क्लास को देखा उसके लिए धन्यवाद।